करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बहुत जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की भी हो रही है। आज से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई। दरअसल आज देव उठनी है, जिसे देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस मौके पर देश भर में धार्मिक स्थलों और घरों में भगवान विष्णु की पूजा की गई। मान्यता है कि श्रीहरि 3 महीने 26 दिन के विश्राम के बाद चिर निद्रा से जाग गए हैं और उन्होंने देव उठनी एकादशी पर सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा से ले ली है। इस तरह अब शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट गई। असल में देव उठनी एकादशी वो दिन है जब श्रीहरि पाताल लोक छोड़कर बैकुंठ धाम आ जाते हैं। इस खास दिन तुलसी विवाह की परंपरा है जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगी। शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और तुलसी के रूप में माता लक्ष्मी का विवाह होता है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। इस दौरान सबसे पहले पंच पूजाएं होंगी। बद्रीनाथ में बुधवार को भगवान गणेश जी के कपाट बंद किए जाएंगे। फिर 5 दिनों के बाद 17 नवंबर को रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इस बार अब तक 13,60,000 तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। कारगिल में हुई भारी बर्फबारी के बाद जोजिला पास पर बर्फ को हटाने का काम तेज कर दिया गया। इसके लिए खास जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है ताकि सड़कें क्लियर हो सकें और यातायात खुल पाए। सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल प्रचंड हेलीकॉप्टर ने हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में सफल फायरिंग टेस्ट किया। ये मौका भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही किया गया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया और बताया कि इससे सेना की युद्ध की तैयारियां भी मजबूत होंगी। महाराष्ट्र के जालना में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे का एक कार्यकर्ता को लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर ने भोकरदन स्थित राव साहब दानवे से उनके आवास पर मुलाकात की। इसी दौरान जब खोतकर का सम्मान किया जा रहा था तो दानवे ने अचानक उनके पास खड़े कार्यकर्ता को लात मार दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर नामी गिरामी कंपनियों के घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। अगर आप भी नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या आइसक्रीम जैसी चीजों को खाना पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए। इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कई इंटरनेशनल कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट में खुलासा ये किया गया है कि ये कंपनियां कुछ देशों में ऐसे फूड आइटम्स बेचती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से खराब होते हैं, यानी कि आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि भारत में घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रही नामी गिरामी कंपनियों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधानी के लिए हॉर्न बजाएं। आपने पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम बेचने वाली तमाम नामी गिरामी कंपनियों के नाम जरूर सुने होंगे। इन कंपनियों के प्रोडक्ट रोजाना इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। ये कंपनियां कई तरह के प्रोडक्ट भारत समेत दुनिया भर में बेचती हैं, लेकिन इन कंपनियों के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अब इन कंपनियों पर आरोप लगा है कि ये भारत समेत कई देशों में खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही हैं। ये आरोप एक एनजीओ एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव यानी ATNI की नई इंडेक्स रिपोर्ट में लगाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमीर यानी विकसित देशों की तुलना में विकासशील और गरीब देशों में ये इंटरनेशनल कंपनियां कम हेल्दी प्रोडक्ट बेचती हैं। इनमें ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए उतनी असरदार नहीं होती हैं जितने कि अमीर देशों में बेचने वाले प्रोडक्ट्स में होती हैं। भारत में पेप्सी, यूनिलीवर और डैनोन जैसी पैकेज्ड फूड बेचने वाली कंपनियों पर आरोप लगाया गया है कि भारत समेत कई देशों में घटिया सामान बेच रही हैं जो कम हेल्दी हैं। इसके चलते लोगों को खरीदारी के समय सतर्क रहने की जरूरत है।
ATNI ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां कम आमदनी वाले देशों में ऐसे सामान बेच रही हैं जिनकी हेल्थ स्टार रेटिंग ऊंची आमदनी वाले देशों में बेचे जाने वाले सामान की तुलना में काफी कम है। रिपोर्ट में कम और मध्यम आय वाले देशों की लिस्ट में भारत के साथ इथियोपिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया और वियतनाम को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड जनरली हमें डाइट में बहुत बिल्कुल भी नहीं ऐड करना चाहिए। जो नेचुरल फूड ही है वही इंक्लूड करना चाहिए। एज अ डाइटिशियन मैं सजेस्ट करूंगी, बट क्योंकि हमारी बहुत बिजी लाइफस्टाइल है और लोग ऐड करते ही हैं अपने लाइफस्टाइल में, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं और टाइम की ज्यादा कंजप्शन की वजह से वो ऐसे फूड ऑर्डर करते हैं घर पे बैठ कर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सब स्टैंडर्ड है कि उसकी लेबलिंग चेक करनी है। सब स्टैंडर्ड से बात करें कि जो फूड की स्टैंडर्ड है, जो उसमें स्टैंडर्ड पहले से उनको जो एक फूड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला होता है एक कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग उसको फूड डेवलप करना होता है, फूड का प्रिपरेशन करना होता है, प्रोसेस करना होता है। अगर उस स्टैंडर्ड के अंडर वो नहीं करती है तो सब स्टैंडर्ड कहलाता है। रिपोर्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी को उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लेज चिप्स और ट्रॉपिकाना जूस बनाने वाली पेप्सिको ने न्यूट्री स्कोर A/B को पूरा करने वाले प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये केवल यूरोपीय संघ में इसके स्नैक्स पोर्टफोलियो पर लागू होता है। वहीं यूनिलीवर के फूड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्वालिटी वॉल्स, मैग्नम आइसक्रीम, नॉर सूप और रेडी टू कुक मिक्स शामिल हैं। जबकि डैनोन भारत में प्रोटीनेक्स सप्लीमेंट्स और एप्टामिल शिशु फार्मूला बेचती है। इस इंडेक्स में टोटल 30 कंपनियों के प्रोडक्ट को शामिल किया गया है और उन्हें न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर स्टार रेटिंग दी गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने डेवलप किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फूड आइटम्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जो स्टार रेटिंग सिस्टम डेवलप किया है वो ठीक वैसा ही है जैसा भारत ने इलेक्ट्रॉनिक सामान और उनकी ऊर्जा दक्षता के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE ने डेवलप किया है। कोशिश करें कि जब भी आप पैक्ड फूड ले रहे हैं उसमें आपका लेबलिंग आप जरूर चेक करें। अगर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके फूड में वो चीजें नहीं है तो आप क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले की बात करें कि जैसे कि मान लीजिए मिल्क है, तो मिल्क का जो आपका टाइटल है उस पर वो मिल्क दिया गया है, बट उसमें जो फैट परसेंटेज उसमें होनी चाहिए वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, वो 25% से कहीं ज्यादा और कम होती है। इसके अलावा बात करें हम कई और चीजों की, जैसे कि हम मान लीजिए बात करते हैं ब्रेड की, तो ब्रेड में बोलते हैं कि 0% मैदा या 0% हाई फाइबर, बट उसमें कंटेंट जब हम चेक करते हैं तो फाइबर बहुत जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं अमाउंट में कम रहता है। तो कोशिश करें जब भी आप ये चीजें देख रहे हैं उसका टाइटल देख के आप चीजें मंगा रहे हैं तो उसमें एग्जैक्टली वही चीजें प्रेजेंट हैं, उसका लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि फूड स्टार रेटिंग का सिस्टम का फॉर्मूला क्या है और इसे किस आधार पर तैयार किया जाता है। अमेरिका स्थित ATNI इंडेक्स ने बताया है कि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम में प्रोडक्ट्स को 5 अंकों में से उनके स्वास्थ्य स्कोर के आधार पर रैंक किया जाता है। इस रेटिंग सिस्टम में स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स को 5 स्टार मिलते हैं, जबकि 3.5 स्टार से अधिक के स्कोर को हेल्दी माना जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि गरीब देशों में इन कंपनियों के बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स को औसतन 1.8 स्टार रेटिंग मिली, जबकि अमीर देशों में रेटिंग का स्तर 2.3 स्टार रहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट को लेकर अभी कंपनियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कंपनियां इस रिपोर्ट को लेकर चुप क्यों है। अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है न्यूट्रिशन पर ICMR की, जिसमें कि लास्ट जो चैप्टर है उसमें क्लियर मेंशन है कि फूड लेबलिंग चेक करना बहुत जरूरी है कि उसमें सॉल्ट परसेंटेज आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तभी आप उसको कंज्यूम करें। और ये सब स्टैंडर्ड, और एक होता है अनसेफ फूड, जो कि अनसेफ फूड होता है कि उसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, मतलब कि जो चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, वो भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो सब स्टैंडर्ड इतना हार्मफुल नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि आपकी डे बाय डे अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं। डेफिशिएंसीज के साथ साथ में और क्रोनिक डिजीजेस इंक्लूड होने स्टार्ट हो जाती हैं।
बता दें कि ये पहली बार है जब ATNI इंडेक्स ने स्कोर को निम्न और उच्च आय वाले देशों में विभाजित किया है। भारत में काम करने वाली इन कंपनियों में पेप्सिको, डैनोन और यूनिलीवर प्रमुख हैं। ATNI की रिपोर्ट में ये साफ किया है कि बड़ी विदेशी कंपनियां भारत जैसे कम आय वाले देशों में खराब क्वालिटी वाले फूड प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, जबकि हाई इनकम वाले देशों में उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा हेल्दी होते हैं। ये रिपोर्ट कंपनियों की जवाबदेही और उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर सवाल उठाती है, विशेष रूप से जब ये प्रोडक्ट्स बच्चों और परिवारों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। ATNI के अनुसंधान निदेशक मार्क विजने ने एक इंटरव्यू में कहा, ये बहुत स्पष्ट है कि ये कंपनियां दुनिया के सबसे गरीब देशों में, जहां वे अधिक सक्रिय हैं, जो बेच रही हैं वे स्वस्थ उत्पाद नहीं हैं। मार्क विजने ने उन देशों की सरकारों से अपने देशों में बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में अधिक सतर्क रहने के लिए कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे से पीड़ित हैं, जिनमें से 70% आबादी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहती है। फास्ट फूड और आलू के चिप्स, कोला, पेय जैसे स्नैक्स मोटापे की महामारी को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट्स के रूप में पाए गए। ऐसे में जरूरी है कि भारत में घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रही नामी गिरामी कंपनियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की बढ़ी CISF सुरक्षा, सोशल मीडिया पर धमकी के बाद फैसला। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। झारखंड में पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान होगा। इस दौरान 43 विधानसभा सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे। इस चरण में पूर्व CM चंपई सोरेन और मौजूदा सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। CM की कुर्सी से हटाए जाने के 1 महीने बाद बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय सेना ने सभी रैंकों के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर 155306 है। ये नंबर सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा। इसके जरिए जवानों और अधिकारियों की संकट के समय मदद की जाएगी। बताया गया कि ये ट्रैफिक एक्सीडेंट, चिकित्सा संकट, प्राकृतिक आपदाओं, प्रमुख आपराधिक गतिविधियों और तत्काल मदद की जरूरत वाली दूसरी इमरजेंसी स्थितियों में काफी कारगर रहेगा। इसे मोबाइल और लैंडलाइन दोनों कॉल रिसीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली इलाके में कांग्रेस नेता नसीम खान के दफ्तर पहुंच गए। दरअसल जब इस इलाके से CM का काफिला गुजर रहा था तो उन्हें कुछ लोगों ने गद्दार कहकर बुलाया। इस पर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए और गाड़ी से उतरकर कांग्रेस नेता के दफ्तर चले गए और पूछा कि क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरह से सिखाते हैं। राज्य में कांग्रेस, शिवसेना और पवार की पार्टी का गठबंधन है। अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोप में घिरे फैजान खान नाम के शख्स को मुंबई पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे स्थानीय अदालत ने ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई भेजने की इजाजत दे दी। अब फैजान को मुंबई की अदालत में अगले 72 घंटों में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की गाड़ी का भी चालान कट गया। दरअसल उनकी गाड़ी पर सिग्नल तोड़ने का आरोप लगा और फिर तुरंत ही CCTV में ये घटना कैद होने के बाद उनका 2000 रुपए का चालान का नोटिस जारी हो गया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत में ज़बानी जंग के साथ तलाशी पर भी सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं, तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत उनके सामान की चेकिंग हो रही है और उस दौरान वो चुनाव अधिकारियों का वीडियो बना रहे हैं और चेकिंग करने वालों से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की चेकिंग वाले वीडियो पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। महाविकास आघाड़ी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि आखिर महायुति के नेताओं की चेकिंग क्यों नहीं की जा रही, तो बीजेपी पलटवार करके पूछ रही है कि क्या उद्धव ठाकरे शहंशाह हैं। या काय तपासायचंय लवकर या, काय उघडायचं ते उघडा। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। लगातार दूसरे दिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली गई। इससे उद्धव ठाकरे नाराज हो गए, खुद अधिकारियों का वीडियो बनाया और चुनाव आयोग को चुनौती दी। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे. कुठे राहणार आहे? मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली?
पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही हा? साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली साहेब अद्याप नाही? अद्याप आले नाहीत. साहेब. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. रिकव्हरी धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय? काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चुनावी माहौल में तलाशी का मुद्दा अपने अपने हिसाब से भुनाया जाने लगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि विरोधियों को तंग किया जा रहा है। असं आहे की सत्ता त्यांच्या हातात आहे. या सत्तेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवले. विरोधकांना त्रास देणं हेच सत्ताधाऱ्यांचा एकंदर दृष्टिकोन आहे. ते सहन करावं लागेल. त्याच्यावर त्यांची नाराजी व्यक्त करणं आवश्यक आहे. सामान्य लोकांनाही कळतंय. पलटवार बीजेपी ने भी किया। उद्धव से पूछा कि क्या वो खुद को शहंशाह समझते हैं जो उनकी तलाशी नहीं हो सकती। सवाल शिवसेना ने भी उठाए और उसका दायरा सीधा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक पहुंचा। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के विधायक हैं। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनकी बैग, सब सामान चेक किया। मेरी भी गत चुनाव में मेरी भी गाड़ी रोक के चेक की थी। तो ये उद्धव ठाकरे अपने आप को क्या शहंशाह आलम समझते हैं? चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है उन अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, फिर जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? अमूमन चुनाव आयोग के अधिकारी लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का पालन करते हैं, जिसके तहत चुनाव प्रचार में जा रही गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स की जांच कर सकते हैं, नेता चाहे कोई भी हो। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। आयोग के सीनियर अधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 24 अप्रैल को बिहार के भागलपुर में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की 21 अप्रैल को बिहार के ही कटिहार में तलाशी ली गई थी। हालांकि इससे विपक्ष की बयानबाजी थमेगी ऐसा लगता नहीं है। इस पूरी जुबानी जंग के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया जुबानी तीर छोड़ा। निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। खड़गे जी ने जो बात कही थी वो सही बात कहा था। जिस तरीके से योगी जी बड़ी बड़ी बात बोले और जिस तरीके से एक संत, एक गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति सबको जोड़ने की बात, सबको आशीर्वाद देने की बात करता है, और एक जिस मठ में वो बैठे हैं उस मठ का अपना एक स्थान रहा है हमेशा,
तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो सही बात बोली, और जो खड़गे जी के परिवार के साथ हुआ, खड़गे जी मैं समझता हूं कि वो जो इसमें की स्थितियां रही हैं उसमें सभी वर्ग के लोग साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं। आज उन्होंने चंद्रपुर में महाआघाड़ी गठबंधन को भ्रष्टाचार का गठबंधन बताया। महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बयानों का तीखापन बढ़ता जा रहा है। सियासत के जानकार मानते हैं कि इस बार जो हालात हैं, सियासी पार्टियों में जो बेचैनी है, उससे लगता है कि ये जुबानी जंग अभी और तेज और तीखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। बैंक, ऑटो और मेटल समेत कई सेक्टर के शेयरों में कमजोरी के चलते बुधवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 821 अंक लुढ़ककर 78,675 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 258 अंक फिसला। ये गिरकर 23,883 पर पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,750 रूपये फिसला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 77,800 रूपये पर आ गई। वहीं चांदी भी 2,700 रूपये लुढ़की। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 91,300 रूपये हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट जारी रही। रुपया 1 पैसे नीचे लुढ़क गया। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपये 40 पैसे पर खिसक गई। ये रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.21% हो गई। ये पिछले 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले सितंबर में ये 5.49% रही थी। उद्योग के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर आई। सितंबर में आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर 3.1% रही, जबकि अगस्त में ये -0.1% दर्ज की गई थी। जापानी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर जल्द ही भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की झलक दिखाई। होंडा ने सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड का टीजर जारी किया है, जिसमें स्कूटर की बड़ी हेडलाइट को दिखाया गया है, जिसके नीचे की ओर होंडा का लोगो भी दिखाई दे रहा है। कंपनी इसे 27 नवंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। फिल्म करण अर्जुन री रिलीज के लिए तैयार। बुधवार को आएगा नया ट्रेलर और इसके साथ ही ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर। फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना में लॉन्च होगा। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है। फिल्म मेकर्स के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर 17 नवंबर को शाम 6:03 पर पटना में एक इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले खबर थी कि ट्रेलर 15 नवंबर को जारी होगा, लेकिन अब निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके ट्रेलर रिलीज डेट का अनाउंसमेंट पोस्टर शेयर किया है और लिखा है कि सिनेमाघरों में मास त्योहार शुरू होने से पहले हम एक धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। ट्रेलर पटना में शाम 6:03 पर रिलीज होगा। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विक्की कौशल एक बार फिर से प्रोड्यूसर दिनेश विजन की फिल्म में नजर आएंगे। चर्चा है कि विक्की ने उनकी एक नई फिल्म साइन की है। ये फिल्म पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी और विक्की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम अगले साल की शुरुआत में शुरू होगा। इससे पहले विक्की दिनेश विजन की फिल्म छावा में नजर आएंगे, जो कि अगले महीने 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
सलमान और शाहरुख खान की आइकॉनिक फिल्म करण अर्जुन री रिलीज के लिए तैयार है। इसका ट्रेलर बुधवार को लॉन्च होगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक रेट्रो पोस्टर भी शेयर किया है। फिल्म 22 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में री रिलीज होगी। पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित ये फिल्म पहली बार 1995 में सिनेमाघरों में आई थी। इसमें सलमान और शाहरुख के अलावा काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी गुलजार और अमरीश पुरी भी अहम रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया है। साउथ सुपरस्टार सूर्या और बॉबी देओल स्टारर पैन इंडिया फिल्म कंगुआ रिलीज के लिए तैयार है। 14 नवंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स इस पैन इंडिया फिल्म को बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंगुआ को 10,000 थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जवान, RRR और KGF 2 को भी इतने बड़े स्केल पर रिलीज किया गया था। इसके साथ इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश और रशिया समेत करीब 8 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है। अभिनेत्री बिपाशा बसु ने अपनी बेटी देवी के जन्मदिन पर एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें देवी गाना गाती हुई नजर आ रही हैं। बिपाशा ने देवी के क्यूट वीडियो के साथ एक भावुक नोट भी लिखा। इसके जरिए उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फैंस को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा कि पता नहीं समय कैसे बीत जाता है। आज देवी 2 साल की हो गई, ये परम आनंद है। उसे इतना प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं भेजने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उससे पहले थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहरकर उन वीडियोस को देखते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं तो कुछ इमोशनल करने वाले। इन बुजुर्गों का मस्ती भरा अंदाज देखिए, आपके चेहरे पर भी मुस्कान तैर जाएगी। कभी कोयल तो कभी दूसरे पक्षियों की मीठी आवाज निकालकर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जैसे दोनों एक दूसरे की ये भाषा समझते हों। जिस अंदाज में संदेश भेजा जाता है, जवाब भी उसी अंदाज में आता है। लेकिन इन दोनों की मस्ती के बीच ये कौन आया और ये आवाज भी कैसे निकाल रहा है? बकरी की। बुजुर्गों की मस्ती में खलल डालने की सजा तो इन्हें भुगतनी ही थी। कुछ लोग इतने मासूम होते हैं कि उनकी बातें आपको हैरान कर देती हैं। लगता है उन्हीं विरले लोगों में से ये भी हैं। सुनिए जरा इनकी बातें। What is your dream? Nice. I'm going now to sleep and dream. I am not dreaming now. After sleep, I'll dream. आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। इनसे सीधा सवाल किया जाता है कि आपका सपना क्या है, तो ये जनाब कहते हैं, फिलहाल तो कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, अभी जाकर सोऊंगा, फिर सपना देखूंगा। इन्हें देखिए, बेटे को लेकर घूमने निकले हैं, लेकिन बच्चे पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। वो भी कैसे? सारा ध्यान तो मोबाइल पर है। बच्चे ने भी इसका खूब फायदा उठाया। मनपसंद खाने की चीज दिख गई तो रुक गया, और आंटी ने भी उसका स्वागत किया तो साथ भी दे दिया खाने में, जैसे वो उन्हें बहुत पहले से जानता हो। और पापा को इस बात की खबर ही नहीं। आगे जाकर जब पता चला कि बेटा तो बगल से गायब है, तो ढूंढते हुए पहुँचे। शुक्र है कि आंटी ने बाय बोल दिया, वरना जाने के मूड में तो थे नहीं जनाब। पापा भी अगली बार से संभल कर चलेंगे। अब पेलिकॉन के साथ तस्वीर खिंचवाने चली थी। पोज भी सही दिया था। इस लंबी चोंच वाले पक्षी ने भी खूब साथ दिया, लेकिन लगता है पेलिकॉन को इस पोज में मजा नहीं आ रहा था। उसे एक बढ़िया सा पोज दिया, पर उसके इस पोज ने इस शख्स की हालत खराब कर दी। अब कोई पक्षी अपनी चोंच में ऐसे चेहरा भर लेगा तो डर तो लगेगा ना, पर पेलिकॉन को भी तो अपनी खासियत बतानी थी। लग तो यही रहा था कि ये तीनों बच्चे कोई अनोखा खेल खेल रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ सीन कुछ और ही होने वाला था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला सीन। अच्छा खासा बैठकर चाय पी रहे थे, क्या जरूरत थी उनके खेल में इतनी दिलचस्पी लेने की? हो गया ना प्लेट खाली, अब पी लीजिए चाय आराम से। लगता है इनको ये गाना और ये डांस खूब पसंद है, तभी तो मोबाइल पर गाना लगा भी लिया और नाचने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन कॉपी तो नहीं कर पाए, पर जो भी कर रहे हैं वो देखकर यूजर्स मुस्कुरा रहे हैं। इनका डायपर डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख कर लेते हैं, जहां आज बात होगी शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों की। ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक याचिका में नाबालिगों के शराब खरीदने और पीने का मामला सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग नाम के एनजीओ की याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है।
असल में इस याचिका में कहा यह गया है कि शराब की दुकानों और दूसरी जगहों पर कम उम्र के बच्चे भी शराब खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। याचिका के मुताबिक देश के तमाम राज्यों में शराब नीति में उम्र संबंधी कानून है, जिसके तहत एक तय उम्र से कम व्यक्ति का शराब खरीदना, रखना और पीना अवैध है। लेकिन शराब की बिक्री वाली जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती जो खरीदारों और उपभोक्ताओं की उम्र की जांच करे। याचिका में देश के अलग अलग राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र भी भारी असमानता उसमें है जो अपनी ओर ध्यान खींचती है। याचिका के मुताबिक गोवा में 18 साल की उम्र से शराब पी सकते हैं, जबकि दिल्ली में न्यूनतम उम्र की सीमा 25 वर्ष है। इतना ही नहीं, याचिका में खाने की तरह शराब की होम डिलीवरी करने की नीति का भी विरोध किया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि शराब की होम डिलीवरी से कम उम्र के लोगों में शराब पीने की लत तेजी से बढ़ेगी। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि देश में मौजूद कई नशा मुक्ति केंद्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक हर 5 में से 1 मरीज 16 से 19 साल के बीच का है। जनहित याचिका के मुताबिक 70% से अधिक सड़क हादसों का कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है। याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में एक ठोस नीति बनाने से शराब पीकर गाड़ी चलाने की समस्या को कम करने और रोकने में मदद मिलेगी। याचिका में यह भी सुझाव दिया गया है कि नाबालिगों को शराब बेचने या फिर परोसने के दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल या फिर दोनों का प्रावधान किया जाना चाहिए। शराब के खिलाफ 23 वर्षों से काम कर रहे दिल्ली के एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर ठोस नीति को लेकर जवाब मांगा है और इस पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय भी जाननी चाहिए। लीकर प्रोवाइड करने के लिए अगर बिलो 18 कोई जाता है उसके लिए वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। उसके लिए डिसाइड होना चाहिए कि उनको देना है कि नहीं देना है। कुछ तो उसके लिए रखना चाहिए ना कि किसी को भी प्रोवाइड ऐसे नहीं कर देना चाहिए। और यहाँ तक कि बार और रेस्टोरेंट में भी ये डिसाइड होना चाहिए कि हमको वो क्राइटेरिया होनी चाहिए कि बिलो 18 या और जो भी मापदंड हो उसके हिसाब से ही हम लीकर प्रोवाइड करें। 18 के नीचे वाले बच्चों को ड्रिंक, लीकर हो या वाइन कुछ भी हो, कुछ भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक उन्होंने क्या होता है, एक एक्सीडेंटल का, जैसे ज़्यादातर अभी टीनेज, जैसे मैं भी एक टीनेज हूँ, तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पार्टी करने निकलते हैं रात को, अपने फ्रेंड के साथ मस्ती में ड्रंक कर ही लेते हैं। तो उन्हें क्या है कि वो ड्राइविंग भी कर रहे, तो कई बार एक्सीडेंट का भी केसेस हो सकते हैं। इसके वजह से एक जैसे किसी भी शॉप पे अगर वो जाएं तो उन्हें एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आप 18 से प्लस के नीचे वाले बच्चों को तो देना नहीं चाहिए लीकर। एक एज लिमिट होना चाहिए, जैसे 21 होना चाहिए। 21 के ऊपर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से मतलब उनमें माइंड आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या कैसे नहीं। तो आई थिंक कि 21 से पीछे बच्चों को नहीं देना चाहिए लीकर वगैरह। शराब पीना और न पीना तो एक अलग बात है। सबसे पहले एजुकेशन में इसको डालना चाहिए कि मैंने हमें शिक्षा में जब रहेगा कि बच्चों को लीकर से ये हानि होती है, ये दुर्घटनाएं हो जाती है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जिम्बाब्वे में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को लेकर सरकार का नया नियम। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। भारत में जल्द सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू हो सकती है। दरअसल खबरें हैं कि ट्राई ने इसको लेकर बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में अब जल्द ही सरकार स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर फैसला ले सकती है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भी भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर शिकंजा कस दिया। दरअसल दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक 1,77,00,000 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद करवा दिए। इतना ही नहीं, बताया गया कि रोजाना 1.25 करोड़ से ज्यादा फर्जी कॉल रोकी जा रही हैं। व्हाट्सएप में कई यूजर्स को तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल इसमें एक नए बग की वजह से यूजर्स को ग्रीन स्क्रीन और ऐप शटडाउन की समस्या देखने को मिली। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप की टीमें इस दिक्कत को सुलझाने में जुटी हैं। जिम्बाब्वे में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को लेकर नया नियम बनाया गया। दरअसल अब वहां एडमिन को नया ग्रुप बनाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। सरकार ने कहा कि इसका मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकना और देश में शांति बनाए रखना है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात IIT कानपुर के छात्रों की ओर से बनाए गए रोबोटिक डॉग की, जो इनबिल्ट कैमरा से लैस है और 360 डिग्री मूव कर सकता है। इतना ही नहीं, ये 5 किलो वजन के साथ कहीं भी आ जा सकता है। वैसे दावा ये किया जा रहा है कि
रोबोटिक डॉग सुरक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है, यहाँ तक कि बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी कर सकता है। जमीन पर चलती हुई ये चीज असल में एक रोबोट है, जिसे IIT कानपुर के कुछ छात्रों ने मिलकर बनाया है। क्योंकि ये डॉग की तरह दिखता है और उसी की तरह इंसानों की सुरक्षा में मुस्तैद रह सकता है, इसलिए इसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। हालांकि इस रोबोटिक्स डॉग को बनाने वालों ने इसे M2 नाम दिया है। दावा है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद कारगर उपकरण है। दरअसल इसमें कैमरा फिट है और ये रोबोटिक्स डॉग 360 डिग्री मूव कर सकता है। इतना ही नहीं, 5 किलो तक वजन लेकर कहीं भी चल सकता है। ये एक साधारण डॉग के मुकाबले काफ़ी पावरफुल है, बेस्ड ऑन कि इस पे काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे कैमरास वीडियो सर्विलांस के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे दूर तक निगरानी रखने के लिए, किसी भी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, जैसे या इस पे सामान आर्मी की सप्लाईज ले जाने के लिए, इस पे आर्म्स सप्लाई करने के लिए, जो कि एज एन पहाड़ी इलाकों में किसी और रोबोट का जाना मुश्किल हो सकता है। ये रोबोट अभी 5 kg उठा सकता है, बट हम लोग आगे बाकी रोबोट्स पर काम कर रहे हैं जो ज़्यादा वजन उठा सकता है। इस रोबोट को आर्टिफिशियल साइंटिफिक जनरेशन टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। इस पर एक कंप्यूटर बोर्ड लगा है जो इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बताता है। कम्युनिकेशन के लिए इसमें रेडियो और ब्लूटूथ बेस का उपयोग किया गया है। इसे 1 से 1.5 किलोमीटर तक रेडियो बेस से चलाया जा सकता है। इसे बनाने में 10 लाख रुपए की लागत आई है। हम लोग इस पे आखिरी 3-4 सालों से इस पे रिसर्च कर रहे हैं और हम इस रोबोट को कमर्शियलाइज भी कर चुके हैं। ये भारत का पहला कमर्शियलाइज रोबोट डॉग है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कई टॉप इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है रिसर्च के तौर पर, और हम लोग कंटिन्यूसली इंडस्ट्री से बातें कर रहे हैं इसके इस्तेमाल के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और इवन डिफेंस के साथ हमारी बातचीत चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से इस रोबोटिक डॉग्स को बेहद कारगर माना जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल न सिर्फ घरों और दफ्तरों में बल्कि सरहद पर सेना की मदद के लिए भी किया जा सकता है। दावा है कि M2 बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी कर सकता है। ये जोखिम भरे दुर्गम स्थानों पर भारतीय सेना का मददगार साबित होगा। इसे लेकर IIT कानपुर ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है। सिमरप्रीत सिंह, कानपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं अजमेर के पास पुष्कर मेले का, जहां पर लगा हुआ है उत्सव का मेला और यहां पर पशुओं से जुड़े कार्यक्रमों का हर रोज आयोजन होता है। ऊंट डांस, हॉर्स डांस जैसे कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोक कलाकार भी अपनी कला की छटा बिखेर रहे हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में हर तरफ उत्सव और उमंग का माहौल है। कहीं ऊंटों का श्रृंगार कर जुलूस निकाला जा रहा है, तो कहीं घोड़ों को सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ पर ऊंट और घोड़ों का डांस देखने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देश ही नहीं, विदेशी भी इस मेले का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने देसी नगाड़ा बजाने के शौक को पूरा किया। पुष्कर में देवउठनी एकादशी यानी 11 पर स्नान का अलग महत्व है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये स्नान काफी पवित्र माना जाता है। इसे पंच तीर्थ स्नान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस वक्त ब्रह्मा जी के साथ 33 करोड़ देवी देवता धरती पर आते हैं। ऐसे में श्रद्धा पूर्वक स्नान ध्यान से उनका आशीर्वाद मिलता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 33 करोड़ देवी देवता धरती पर भगवान ब्रह्मा जी के साथ में विराजमान रहते हैं और जो आशीर्वाद भगवान ब्रह्मा जी यहाँ देते हैं,
ये ब्रह्मलोक तीर्थ है। जिस प्रकार गंगा माता है, प्रयाग राजा है, पुष्कर गुरु महाराज हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को नमन करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ सभी तीर्थों की यात्रा यहीं सफल होती है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा तक यानी 15 नवंबर तक चलेगा और इसमें कई आकर्षक कार्यक्रम होने बाकी हैं। ऐसे में यहाँ सैलानियों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। पुष्कर से दिनेश पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माइक वॉल्स हो सकते हैं अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। अमेरिका में ये परंपरा रही है कि चुनाव के बाद मौजूदा राष्ट्रपति वहां होने वाले अगले राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में औपचारिक मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को वहां सत्ता सौंपने की प्रक्रिया की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। खबर है कि फ्लोरिडा के सांसद माइक वॉल्स अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने उन्हें इस पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। माइक वॉल्स को भारत समर्थक माना जाता है। इतना ही नहीं, वो चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। वॉल्स अमेरिकी सेना के स्पेशल यूनिट फोर्स में रहे हैं। तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जंग भी लड़ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का डेलावेयर में अपने घर के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें बाइडेन रेत पर फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ समुद्र तट पर टहलते नजर आए, लेकिन वहां इस दौरान बाइडेन कई बार लड़खड़ाते दिखाई दिए। इसी वजह से बाइडेन को उनकी पत्नी जिल बाइडेन हाथ से पकड़ती भी दिखाई दी। फिलीपींस में एक महीने में 5वें तूफान की चेतावनी जारी की गई। वहां पिछले 3 हफ्तों में 4 तूफान आ चुके हैं। पिछले वीकेंड पर भी तोरजी तूफान ने काफी तबाही मचाई थी। इससे वहां कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे भी सड़क पर आ गिरे। ऐसे में राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। लोगों को वहां आगे भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जर्मनी में कॉलोनियों में कार्निवल सीजन की शुरुआत हो गई। इस दौरान वहां सैकड़ों लोग झूमते नजर आए। इस कार्निवल में ये लोग रंग बिरंगी पोशाकों में दिखाई दिए। पोलैंड के वॉर्सो में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर वहां सैकड़ों लोग जुटे और झंडे के रंग में लाल रोशनी की। पोलैंड दूसरे विश्व युद्ध के बाद 11 नवंबर सन 1918 में आजाद हुआ था। T20 में वापसी की कोशिश में टीम इंडिया। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुख करते हैं खेल चक्कर का। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को T20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। ये मैच सेंचुरियन में भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे से होगा। 4 मैचों की ये सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में सूर्या एंड कंपनी की निगाहें जीत पर हैं, ताकि वो सीरीज में बढ़त हासिल कर सके। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में अभी से भारतीय खिलाड़ियों की चर्चाएं शुरू हो गईं। दरअसल वहां कई अखबारों के पहले पन्ने पर विराट कोहली, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की तस्वीरें छपी हैं। इतना ही नहीं, वहां के अंग्रेजी के अखबार हिंदी और पंजाबी भाषाओं से भी भरे पड़े हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पहला मुकाबला 22 नवम्बर से शुरू होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी को बधाई दी। दरअसल पंकज ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में पीएम ने लिखा कि उपलब्धि भावी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। अडवाणी का ये रिकॉर्ड 7वां खिताब है। उन्होंने हाल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हाल को 4-2 से मात दी थी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी करेंगे। दरअसल वो बुधवार से रणजी ट्रॉफी मुकाबलों में नजर आएंगे। शमी इंदौर में बंगाल के लिए मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलेंगे। शमी पिछले साल हुए विश्व कप फाइनल के बाद से क्रिकेट से दूर हैं। उन्हें टखने में चोट के बाद सर्जरी करवानी पड़ी थी। खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ही नहीं, पाकिस्तान के खेलने पर भी खतरा मंडरा गया। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया ने PCB के एक सूत्र के हवाले से कहा है कि अगर पाकिस्तान से मेजबानी छीनी जाती है तो वो टूर्नामेंट में खेलने से भी इनकार कर सकता है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान जाकर ये टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया था। लिहाजा ICC ने इस बात की आधिकारिक जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दी। ऐसे में PCB ने अब पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे पर निर्देश मांगे हैं। न्यूज पथ पर मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस उतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।